बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज़ अल्लाह के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये याद रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल को अगर आप लोगों ने सही तरह समझना है तो इसके लिए आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो को ज़रा देखना होगा, क्योंकि उधर मैंने दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताए थे। एक हमारे पास था फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा हमारे पास था क्या, बैकवर्ड रिएक्शन। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर। अगर आप लोगों को फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन की समझ नहीं आती तो आप लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे सही तरह कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। अब इधर देख ले, हमारे पास हमने पढ़ा था रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था कि रिएक्शन क्या चीज़ है। ये याद रखना, रिएक्शन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। इसमें हमारे पास आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ये भी रिएक्शन का एक किस्म है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी रिएक्शन का एक टाइप है। अभी ये कौन सा टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन होगी तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इधर मैंने लिखा है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये भी रिएक्शन का एक टाइप है। मैंने मेंशन किया है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी रिएक्शन का क्या है, एक टाइप है। इससे पिछली जो वीडियो में हमने दो रिएक्शन को डिस्कस की थी, एक डिस्कस किया था फॉरवर्ड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा जो हमने डिस्कस किया था बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो, ये दोनों लफ्ज आप लोगों को ये सही तरह आप लोगों की क्लियर हो तो आप लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को सही तरह समझोगे। अगर इसमें आप लोगों की कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो फिर आप लोगों की समझ इस पे नहीं आएगी। मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को दोबारा रिपीट कर लूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन ये वो रिएक्शन होते थे, मैंने उधर डिटेल में डिस्कस किया, इधर बस सिंपली मैं डिफिनीशन बताऊंगा। फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास वो रिएक्शन होते थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे। जब भी हमारे पास रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जाए, आगे की तरफ जाए, रिएक्टेंट आपस में मिल जाए, प्रोडक्ट बना ले, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड की, ये सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जाते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होते हैं, ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट कंबाइन हो कि रिएक्टेंट बना ले। मतलब कि जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उसको हम बैकवर्ड कहेंगे, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल सपोज मैं इधर लिख लूं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लेफ्ट साइड और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राइट साइड। जब लेफ्ट से राइट की तरफ रिएक्शन जाएगा तो उसको फॉरवर्ड कहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लूं कि ये मेरे पास लेफ्ट है और ये मेरे पास राइट है, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो ये मेरे पास कौन सा रिएक्शन होगा, ये मेरे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की समझ आ गई। अब इधर देख ले, हमारे पास है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मैं पहले इसका डिफिनेशन लिखता हूं, इसका भी डिफिनेशन लिखता हूं और फिर ये क्लियर कर देता हूं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या चीज है। मैं इधर सबसे पहले पॉइंट लिख लूं कि द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का वो किस्म है। द टाइप ऑफ रिएक्शन कि ये रिएक्शन का वो टाइप है विच मूव्स, जो हमारे पास जाते हैं, विच मूव्स इन टू डायरेक्शन। वो रिएक्शन जो हमारे पास दो ही डायरेक्शन में जाए उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल। तो मैं लिख रहा हूं द टाइप ऑफ रिएक्शन विच मूव्स इन टू डायरेक्शन, और वो दो डायरेक्शन कौन कौन सी डायरेक्शन होगी, दैट इज, पहला जो डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। पहला जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा हमारे पास जो डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दूसरा हमारे पास जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। कौन सा डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी हमारे पास एक रिएक्शन दो ही डायरेक्शन में जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कौन सा रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन बन गया, ये हमारे पास बन गया रिवर्सिबल रिएक्शन। इंतहाई आसान है, सिंपल अल्फाज में। अगर कोई रिएक्शन उसमें ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो आगे की तरफ भी जाए और पीछे की तरफ भी आए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी दोबारा कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल। क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड में भी जा सकते हैं और हमारे पास बैकवर्ड में भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। अब इधर देख ले, हमारे पास जो दूसरा टाइप है दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैं इधर इसका भी डिफिनेशन लिखवा लेता हूं कि हमारे पास क्या है, द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का एक टाइप है, द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इधर मैं क्या लिखूंगा,
विच मूव्स, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जाती है, विच मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, तो ऐसी रिएक्शन को इन वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे क्या कहेंगे, ऐसी रिएक्शन को इज कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है इररिवर्सिबल रिएक्शन है। ये पॉइंट क्लियर हो गई। दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ी, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल हमारे पास ये वो रिएक्शन होती थी जो दोनों डायरेक्शन में जाती थी, और इररिवर्सिबल हमारे पास वो रिएक्शन होती थी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती थी। इधर देख ले, मैं एग्जांपल से क्लियर करवाता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है ए एंड बी, और ए एंड बी इधर मैं लिख रहा हूं सी एंड डी। अभी ए एंड बी के दरमियान मैं एरो इस्तेमाल करता हूं डबल हेडेड एरो। ये एरो मैंने बताए थे आप लोगों की हमारे पास 3 तरह के एरो होते हैं, मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था। अब इधर हमारे पास जो ये एरो इस्तेमाल हुआ, ये डबल हेडेड एरो है। डबल हेडेड एरो की ये वाला जो साइड है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड। इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड। ये वाला जो साइड होता है इसको हम कहते हैं राइट साइड। इसको लेफ्ट साइड कहते हैं, इसको राइट साइड कहते हैं। लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास चीज मौजूद होती है, सब्सटेंस मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। राइट साइड पे हमारे पास जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इधर देख ले, हमारे पास अगर मैं इसका भी एग्जांपल लिख दूं कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास ए और बी ये दोनों कंबाइन हो जाए, मेरे पास सी प्लस डी बना ले। लेकिन मैं इधर जो एरो ड्रा करता हूं वो मैं सिंगल हेडेड एरो ड्रा करता हूं। हमारे पास 2 तरह के एरो हमने डिस्कस की थी, और तीसरा किस्म जो हमारे पास एरो रह गया था हाफ डबल हेडेड एरो, वो हम इसके बाद लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे। तो इधर मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कौन सा एरो इस्तेमाल किया, डबल हेडेड। इधर मैंने कौन सा इस्तेमाल किया, सिंगल हेडेड। मैं इधर लिख सकता हूं कि मेरे पास रिएक्शन का लेफ्ट साइड है, तो मैं इधर लिख लूंगा कि ये लेफ्ट साइड। ये रिएक्शन का चूंकि हमारे पास कौन सा साइड है, ये हमारे पास है राइट साइड, तो हमारे पास राइट साइड बन गया। लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो राइट साइड पे हमारे पास चीज होती है उसको, या सब्सटेंस होती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब इधर देख ले, इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में मेन जो फर्क है वो ये है कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट नहीं कर सकती, रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इधर देख लेना, ए प्लस बी कंबाइन हो कि सी प्लस डी बन गया, लेकिन दोबारा फॉरवर्ड में ये गया, आगे की तरफ ये गया, लेकिन बैकवर्ड की तरफ ये नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ गया। तो मैंने क्या लिखा है कि विच मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ये एक ही डायरेक्शन में गए, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इररिवर्सिबल है, ये दोबारा रिवर्स गियर नहीं लगा सकता। और इधर हमारे पास इसका मतलब है कि रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है, वही प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना सकता है, मतलब कि फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, एंड बैकवर्ड भी आ सकता है, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बन सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को जो 2 ही डायरेक्शन में जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, और अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो इररिवर्सिबल। ये याद रखना। इसी चैप्टर के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने ये वाला टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं डिस्कस करना, बस ये हमने इधर डिफरेंशिएट फॉर्म में डिस्कस किया, इसके बाद इसका कोई भी डिस्कशन नहीं आएगा। हम जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में आखिर तक, तो हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और रिवर्सिबल रिएक्शन ये याद रखना कौन सा रिएक्शन होता है, जो हमारे पास 2 ही डायरेक्शन में जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन को मतलब फॉरवर्ड भी जाए बैकवर्ड भी, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कौन सा, रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं इधर रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा लेता हूं, खसूसियत लिखवा लेता हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की कौन सी खसूसियत होगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन की कौन सी खसूसियत होगी। तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का जो पहला खसूसियत है, पहला पॉइंट, वो ये है कि इट गोज टू कंप्लीशन, ये सॉरी इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सकता। मैं इधर ये पॉइंट लिख लूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। इट नेवर कभी भी नहीं, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, गोज टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैं इधर ये पॉइंट लिख लूं, दोनों को मैं
कलेक्टिवली जो है एक्सप्लेन करता हूं। एक मैं इधर लिख लेता हूं कि इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, और इसी साइड पे लिख लूंगा कि इट गोज टू कंप्लीशन, इट गोज टू कंप्लीशन। ये कंप्लीशन की तरफ जा सकता है और ये वाला रिवर्सिबल ये नहीं जा सकता। क्यों? इधर देख ले। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट 100 है, इधर इसी साइड पे इररिवर्सिबल की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट की अमाउंट 0 है, रिएक्शन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इधर मेरे पास 10 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, इधर 90 रह गए। फिर 40 कंबाइन हो गए, इधर प्रोडक्ट बन गया 50 रह गए। फिर 40 कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट बन गया 10 रह गए। वो 10 भी आपस में जब कंबाइन होगा, प्रोडक्ट बना लेगा, तो हमारे पास रिएक्टेंट की तादाद खत्म हो जाएगी। तो ये वाला रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला गया। तो हम कह सकते हैं कि इररिवर्सिबल रिएक्शन जितनी भी होगी वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी और वही प्रोडक्ट उसी वक्त रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रही होगी। अब इधर देख ले, हमारे पास दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इट कैन अटेन इक्विलिब्रियम। इसमें इक्विलिब्रियम आ सकता है। इक्विलिब्रियम को हमने पढ़ा है बेटा कि इक्विलिब्रियम क्या चीज है। ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है और ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकता। तो मैं कह सकता हूं कि इट कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, इट कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर सकता है। इसमें इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो इसी वजह से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके अंदर बैलेंसिंग आ जाए इस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इररिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कौन से है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। और रिवर्सिबल रिएक्शन में एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने की बिना पे मैं कहूंगा कि मेरे पास ये रिएक्शन कब किधर आ गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अभी थर्ड, सपोज फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लूं कि मेरे पास A प्लस बी की जो तादाद है वो तकरीबन वो कितनी है, वो 100 मॉलिक्यूल है। कितनी मॉलिक्यूल है? 100 मॉलिक्यूल। अभी इधर मेरे पास प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो तकरीबन 20 मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कर लेता हूं, अब इस यहां से मैं 10 मॉलिक्यूल को माइनस करता हूं क्योंकि वो 10 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। तो जैसे ही वो कंबाइन होते हैं वो प्रोडक्ट बना लेते हैं और प्रोडक्ट को मैंने प्रोडक्ट की साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो ये 10 मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैंने इनको इसी साइड पे शिफ्ट करना होगा। मैंने इधर लिखना होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 30, और इधर हमारे पास जो रिएक्टेंट रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 90। अभी बिल्कुल उसी वक्त बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। बैकवर्ड रिएक्शन में C प्लस डी A प्लस बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर से हमारे पास 10 मॉलिक्यूल अगेन माइनस हो जाते हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल रह जाते हैं वो 20, इधर वो 10 एड अप हो जाते हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल की तादाद बनेगी, कंसंट्रेशन बनेगी वो 100। जब भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जब भी अगर हमारे पास कंसंट्रेशन में मिकदार में कोई चेंजिंग ना आ जाए तो ऐसे कंसंट्रेशन को हम कहते हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन। और जब भी किसी रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो हम कहेंगे कि हमारे पास अभी इक्विलिब्रियम में है। इधर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। ये हमेशा के लिए नीचे की तरफ आएगा, डिक्रीजिंग की तरफ आएगा रिएक्टेंट, और इधर प्रोडक्ट इंक्रीजिंग की तरफ आएगा। लेकिन इधर एक वक्त ऐसा आएगा, स्टार्ट में ये डिक्रीजिंग की तरफ आएगा और स्टार्ट में इंक्रीजिंग की तरफ, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इनका जो कंसंट्रेशन है और इनका जो कंसंट्रेशन है वो फिर टाइम के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ वो चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट बन जाएगा, और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट बन जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस टाइप ऑफ रिएक्शन में कौन सी क्या चीज आ गई, इक्विलिब्रियम आ गई। थर्ड वन जो हमारे पास पॉइंट है वो मैं डिफिनीशन से लिखवाता हूं। इधर देख ले, मैंने डिफिनीशन में लिखा है कि ये वाली जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनकी कितनी डायरेक्शन होते हैं, 2 डायरेक्शन। और वो 2 डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है और दूसरा बैकवर्ड, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अगर हम इधर देख ले इररिवर्सिबल में, तो इररिवर्सिबल में मैंने लिखा है कि कितने डायरेक्शन आते हैं, एक डायरेक्शन, और वो एक डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इधर मैं लिख लूंगा थर्ड नंबर पॉइंट कि हमारे पास ये वाली जो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल, दीज रिएक्शंस, ये रिएक्शन हमारे पास जो होते हैं आर
बाई डायरेक्शनल, बाई कहते हैं दो को, बाई कितने को कहते हैं, दो को कहते हैं। तो हमारे पास ये ऐसी रिएक्शन होगी जो दो ही डायरेक्शन में जाएगी, बाई कहते हैं दो को, मतलब कि ये फॉरवर्ड की तरफ भी जाएगी और ये बैकवर्ड की तरफ भी आएगी। तो इसी वजह से मैंने इधर लिख लिया कि ये जितनी भी रिएक्शन होगी रिवर्सिबल, वो सारे के सारे क्या होगी, वो बाई डायरेक्शनल होगी। और ये वाली जो रिएक्शन हमारे पास होंगे, इसका भी मैं ये वाला पॉइंट डिफिनीशन से लिख लेता हूं कि हमारे पास ये जो रिएक्शन होगी, दीज रिएक्शंस आर यूनिडायरेक्शनल, यूनि कहते हैं एक को, यूनिडायरेक्शनल मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कितने होगा, वो एक डायरेक्शन में जाएगा। तो एक डायरेक्शन की वजह से हम इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं और दो डायरेक्शन की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल। मतलब कि रिवर्सिबल दो ही डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी। और जो रिवर्सिबल है वो सिर्फ और सॉरी जो इररिवर्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास इसके अंदर रिवर्सिबल में, वो ये है कि these reactions are represented by double headed arrow। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि हमारे पास दो टाइप ऑफ एरोस आती है, तीन किस्म के हमने पढ़े थे, लेकिन एक किस्म को हमने इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्कस करना होगा। एक हमारे पास था सिंगल हेडेड, दूसरा हमारे पास था डबल हेडेड। अब इधर देख ले, ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला, ये जो रिएक्शन है, इनको इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम जो एरो इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा के लिए कौन सा एरो होगा, वो हमेशा के लिए डबल हेडेड एरो होगा। तो मैं इधर लिख सकता हूं कि these reactions are represented by double headed arrow, और इधर लिख लूंगा कि these reactions are represented, इनकी हम निशानदेही करेंगे, are represented by single headed arrow। मैं इधर सिंपल ये लिख लूंगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास सिंगल हेडेड एरो है। तो ये वाली रिएक्शन हम सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाली रिएक्शन जो रिवर्सिबल है वो हम वो डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हमारे पास हमें ये कैसा पता चलेगा कि ये रिएक्शन इररिवर्सिबल है या ये रिवर्सिबल। तो ये याद रखना, हमारे पास रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स है। मतलब आप लोगों ने क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा है, इसी चैप्टर के बाद हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इधर देख ले, हमारे पास एक किस्म रिएक्शन आता है कंबस्शन रिएक्शन, एक किस्म आता है रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे के सारे हमारे पास रिएक्शन के टाइप्स में आते हैं। तो अभी कौन से ऐसे टाइप्स है जो हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है, पहला जो रिएक्शन आता है, टाइप ऑफ रिएक्शन आता है, दैट इज कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन होगा, या मैं अगर ऐसे सिंपल अल्फाज में कह दूं कि कंबस्शन रिएक्शन जितनी भी होगी वो सारे के सारे इररिवर्सिबल होगी। अभी मैं बताता हूं कि कंबस्शन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है। कंबस्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें सपोज फॉर एग्जांपल मैं मीथेन गैस उठा लूं। ये मीथेन गैस क्या होता है, ये जो हम घर पे चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं ना, CH4, ये जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, बंद करते हैं, उसी को हम CH4 कहते हैं या मीथेन गैस कहते हैं। उनको मैं बंद कर देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और ये हमारे पास बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर वेपर्स बना लेगा, और इसी के साथ हमारे साथ हीट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इधर देख ले, मीथेन गैस और ऑक्सीजन ये लेफ्ट साइड पे है, तो ये रिएक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट ये राइट साइड पे है, तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन नहीं हो सकती ताकि ये रिएक्टेंट बना ले। तो इसी वजह से हमारे पास जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो इररिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा। हमारे पास इसके बाद जो टाइप आता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी हमारे पास रिएक्शन का एक टाइप है
जो कौन सा होगा, जो कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारे पास प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगा। तो जितनी भी कंबस्टन रिएक्शन होगी वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, वो इररिवर्सिबल होगी। जितनी भी हमारे पास प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगी वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, इररिवर्सिबल। प्रिसिपिटेशन का भी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं तो सपोज मैं इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड ये कंबाइन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब भी ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसका सल्फेट इसके इसका सल्फेट इसके बेरियम के साथ कंबाइन होगा तो ये बना लेगा बेरियम सल्फेट बना लेगा। और इधर हमारे पास जो है क्या चीज बन जाएगा, HCl बन जाएगा। लेकिन HCl की तादाद कितनी बनेगी, 2। अभी 2 किधर से आ गई, इधर भी हाइड्रोजन की तादाद 2 है, इधर क्लोरीन की तादाद 2, तो इसी वजह से मैंने कोएफिशिएंट में 2 लिख लिया ताकि मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर दूं। अब इधर देख ले, इसमें ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये वाला एक सोल्यूशन बन जाता है। इसी सोल्यूशन के अंदर ये वाला जो बेरियम सल्फेट है ये प्रिसिपिटेट, इसके लिए हम PPT लिखते हैं। हम इसके लिए जो सिंपल फॉर्म लिखते हैं PPT का मतलब है कि ये वो चीज है, ये वो प्रोडक्ट है जो सोल्यूशन के अंदर प्रिसिपिटेट हुई है, ये सोल्यूशन के अंदर नीचे बैठ हुई है। तो इसी वजह से नीचे बैठने की वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रिसिपिटेट। इसी वजह से प्रिसिपिटेट की वजह से हमने इस रिएक्शन को नाम दिया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो रिएक्शन के अंदर या सोल्यूशन में नीचे बैठ जाए, प्रिसिपिटेट हो जाए, तो वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, प्रिसिपिटेशन। और जितनी भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगी वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन पॉइंट आता है, थर्ड वन दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हम चैप्टर नंबर 2 में क्लास 10 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन की वो टाइप है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करे। अभी एसिड क्या चीज है, बेस क्या चीज है, तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर ले और हमारे पास साल्ट बन जाए प्रोडक्ट में और वाटर बन जाए, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इधर एग्जांपल से क्लियर करवाता हूं। मैं लिख लेता हूं सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या चीज है, मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास है फॉर एग्जांपल HCl को फिर फॉर एग्जांपल मैं कंबाइन कर देता हूं किस चीज के साथ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कंबाइन करता हूं फॉर एग्जांपल KOH के साथ। तो ये हमारे पास क्या चीज बनाएगा, ये हमारे पास KCl बना लेगा, ये हमारे पास साल्ट है, और इधर हमारे पास क्या चीज बनेगा, वाटर बनेगा। ये एसिड है, ये बेस। एसिड और बेस को मैंने कंबाइन कर दिया, मैंने प्रोडक्ट में साल्ट बना लिया और वाटर बना लिया। ऐसी रिएक्शन जहां पे मैं एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा दूं और मेरे पास बन जाए साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बन जाए, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस चीज का, मतलब एसिड का बेस के साथ, लेकिन कौन से एसिड का कौन से बेस के साथ आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा दे तो वो इररिवर्सिबल होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है अपने साथ कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा दे तो वो रिएक्शन इररिवर्सिबल होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ कंबाइन करें तो वो इररिवर्सिबल नहीं होगा। अगर वीक बेस को स्ट्रॉन्ग के साथ कंबाइन कर ले स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो वो भी हमारे पास इररिवर्सिबल नहीं होगा। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका न्यूट्रलाइजेशन करवा दे तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, इररिवर्सिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से क्लियर करवाता हूं। मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास H2SO4, ये याद रखना H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको फादर ऑफ एसिड भी कह सकते हैं आप लोग। सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं किसके साथ, मैं कंबाइन कर रहा हूं फॉर एग्जांपल KOH के साथ। किसके साथ कंबाइन कर रहा हूं, KOH के साथ। अभी ये जब कंबाइन होगा तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगा, ये K2SO4 बन जाएगा और हमारे पास क्या चीज बन जाएगा, हमारे पास रह जाएगा H2O। अब इधर देखिए K2SO4 ये हमारे पास साल्ट है, ये हमारे पास वाटर है, तो वो हमेशा के लिए कौन सा रिएक्शन होगा, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा।